हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने साथियों पढ़ा था मुगल साम्राज्य के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी है तो कमेंट लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल शासन व्यवस्था में जो है मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट है बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। बाबर का शासनकाल जो था उसमें वजीर का पद जो होता था वो काफी महत्वपूर्ण होता था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। औरंगजेब के समय में जो है असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। नेक्स्ट है मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। नेक्स्ट है जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे समाज का निरीक्षण सद्र करता था। कौन करता था? सद्र। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। दोस्तों, आइए जानते हैं मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। पद होता था सूबेदार। क्या होता था? सूबेदार। सूबेदार का कार्य होता था प्रांतों में शांति स्थापित करना, और जो है सूबेदार प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। नेक्स्ट है दीवान। दीवान का कार्य होता था प्रांतीय राजस्व का प्रधान। दीवान जो है वो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, जो सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। नेक्स्ट है बख्शी। क्या है? बख्शी। बख्शी का कार्य होता था जो है प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। बख्शी क्या होता था? बख्शी जो होता था प्रांतीय सेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट है फौजदार। फौजदार जो है जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। क्या कौन होता था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। नेक्स्ट है आमिल या अमलगुजार। आमिल या अमलगुजार जो है जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। नेक्स्ट है कोतवाल। कोतवाल जो है नगर का प्रधान होता था। नेक्स्ट है सिकदार। सिकदार जो है परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट है आमिल। आमिल जो है ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लागान निर्धारित करने का कार्य जो है आमिल करता था। नेक्स्ट है प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। नेक्स्ट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि जो है 3 वर्गों में विभाजित थी। पहली है खालसा भूमि। खालसा भूमि जो है प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी, जिसे खालसा भूमि कहते थे। नेक्स्ट है जागीर भूमि। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? जागीर भूमि कहते थे। नेक्स्ट है सयूरगल या मदद मास। अनुदान में दी गई लागानहीन भूमि जो है उसे सयूरगल या मदद मास कहा जाता था, और इसे मिल्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट है शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। नेक्स्ट है 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है पोजल। इसमें जो है नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल उगाई जाती थी पोजल भूमि में। नेक्स्ट है परती। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। नेक्स्ट है चाचर।
इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। नेक्स्ट है बंजर। यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लागान नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट है 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में जो है कृषकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले है खुद काश्त। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। नेक्स्ट है पाही काश्त। ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। नेक्स्ट है मुजारियन। खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, जो उन्हें मुजारियन कहते थे। नेक्स्ट है मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। साथियों, आइए जानते हैं मुगल कालीन लागान वसूल करने की व्यवस्थाओं के बारे में। पहला है गल्ला बख्शी। इसमें जो है फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नेक्स्ट है नसक। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। नेक्स्ट है जब्ती। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। कौन था? संसब जो है सोने का होता था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपए में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। साथियों, मुगल काल में जो है सेना 4 भागों में विभक्त होती थी। पहली है पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथी हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा को जो है अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। यह सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। साथियों, आइए जानते हैं अब हम लोग मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। क्या था? तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु कोणदेव थे। कौन थे? कोणदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। 1665 ईस्वी में जो है अफजल खां को शिवाजी ने पराजित करने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने जो है अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी।
1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। साथियों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में। पहले संत हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। इनका जो है व्यवस्था रही 1275 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नामदेव। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु के रूप में थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। नेक्स्ट है एकनाथ। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। नेक्स्ट है तुकाराम। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। नेक्स्ट है रामदास। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहले पागा सेना, ये जो है नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे जिन्हें पागा सेना कहा जाता था। नेक्स्ट है सिलहदार, ये जो है अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। नेक्स्ट है पैदल सेना, इसमें जो है पैदल सैनिक होते थे। साथियों, आइए जानते हैं अष्टप्रधान के बारे में। पहला है पेशवा। पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद होता था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख का कार्य करता था। नेक्स्ट है सरीय नौबत, जो है सेनापति होता था। ये जो है सेना का प्रधान होता था, सैन्य प्रधान होता था। नेक्स्ट है आमत्य। आमत्य जो है राजस्व मंत्री होता था। ये जो है आय और व्यय का लेखा जोखा करता था। नेक्स्ट है वाकयानवीश, ये जो है सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है चिटनीस। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को जो देखना है इसका कार्य होता था। नेक्स्ट है सुमंत। सुमंत का कार्य होता था विदेश मंत्रालय संभालना। ये जो है विदेश मंत्री होता था। नेक्स्ट है पंडित राव। न्याय, इसमें क्या होता था, ये जो है धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। नेक्स्ट है न्यायाधीश। ये जो है न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ क्या होता था, किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। सरदेशमुखी जो होता था, इसे इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। साथियों, ये जानते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। कौन था? संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्राकंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। साथियों, आइए जानते हैं शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए नियुक्ता अधिकारी। नेक्स्ट पहला है हवलदार। ये जो है किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। नेक्स्ट है सरे नौबत। ये जो है किले की सेना का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है सवनिश। ये जो है किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी विधवा
विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साथियों, आइए जानते हैं अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों के बारे में। पहली है सूरत की संधि, ये जो है 1775 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि, ये जो है 1776 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है बड़गांव की संधि, ये जो है 1779 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है सालाबाई की संधि, ये जो है 1782 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है बसीन की संधि, ये जो है 1802 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है देवगांव की संधि, ये जो है 1803 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये जो है 1803 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राजापुर घाट की संधि, ये जो है 1804 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है नागपुर की संधि, ये जो है 1816 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है ग्वालियर की संधि, ये जो है 1817 ईस्वी में हुई थी। तथा पूना की संधि जो है 1817 ईस्वी में हुई थी। और मंदसौर की संधि जो है 1818 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं सर, शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आइए जानते हैं साथियों पालखेड़ा का युद्ध। 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है साथियों झलकी की संधि। झलकी की संधि जो है हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी को पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 ईस्वी से 73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था।
1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। साथियों आइए जानते हैं, देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है 1803 ईस्वी से लेकर के 1805 ईस्वी तक हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। नेक्स्ट है साथियों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है साथियों पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के रूप में के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।